जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कमांडेंट डिफेंस एकेडमी। बजट आ गया है, इनकम टैक्स आ गया है, फाइनेंस टैक्स आ गया है, क्या है सारी चीजें। जितना भी कंफ्यूजन था एक छोटी सी वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सारा का सारा सिस्टम है क्या और कहाँ से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो जब हम बात करें सबसे पहले भैया बजट आया है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर के आई है, इतना तो हम सब लोगों को क्लियर है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण एक लंबी स्पीच दी, बजट के बारे में बात की और उसी में जो आज हमारा टॉपिक है छोटा सा इनकम टैक्स उसको लेकर के बात की। तो क्या क्या चीजें इसके बारे में एक सीक्वेंस में आकर के हम लोग देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे यहाँ बजट लेकर के आता है, ये क्लियर है। इसके अंदर भी कौन सा एक सेपरेट सेक्शन है जो टैक्सेशन को लेकर के डील करता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो टैक्सेशन को लेकर के हमारे यहाँ पे डील करता है। इसके बाद अगर हम नीचे आना चाहें, हम इनकम टैक्स को पढ़ना चाह रहे हैं तो इनकम टैक्स अपने आप में एक डायरेक्ट टैक्स है। तो इसके लिए जो बॉडी काम करती है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, सीबीडीटी के नाम से अक्सर लोग जाना करते हैं। लेकिन अगर हम उसको डिटेल में जाना चाहें, कई बार पूछ लेता है कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन इसके लिए भैया डील करता है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेशन सबसे सही पता चल रहा है, डायरेक्ट टैक्स को लेकर के डील कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स हमने कई बार क्लासेस में इसको डिटेल में बताया भी है, लेकिन आज इस वीडियो के लिए डायरेक्ट टैक्स बस ये समझिए कि जो टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है, ऐसे टैक्सेस जो किसी इंसान पर लगे और उसको शिफ्ट ना कर सके, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जहां हम अपने टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के टाइप्स कौन से हैं। तो इनकम टैक्स है जिसके बारे में आपको डिटेल में बात करनी है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। मेनली इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से टैक्सेस हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन के प्रकार हैं। क्लियर है? अब हम चलेंगे अपने इनकम टैक्स पे। एक यहाँ पर हमने डेट लिखी है 24 जुलाई। इसका क्या मतलब हुआ? भारत में एक्चुअली 2010 से अगर मैं स्पेशली जाना चाहूँ तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि आज से हम इसको आयकर दिवस के तौर पर मनाएंगे। 2010 से हमारे यहाँ आयकर दिवस इनकम टैक्स डे के तौर पर मनाया जाता है 24 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? एक छोटी सी हिस्ट्री। 24 जुलाई एक्चुअली वो पहली डेट थी जिस दिन हमारे यहाँ इनकम टैक्स को लगाया गया। जेम्स विल्सन हमारे यहाँ वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1860 में 24 जुलाई 1860 को पहली बार इनकम टैक्स को लगाया। इसीलिए 24 जुलाई की वो डेट हमने रख ली है जिसमें हम लोग आयकर दिवस मना रहे हैं, इनकम टैक्स डे मना रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर। तो सीबीडीटी जो इनकम टैक्स को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन लेता है उसके लिए कहां से गाइड हो रहा है, तो देखना पड़ेगा इसमें इनकम टैक्स एक्ट है 1961। ठीक, ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स को लेकर डील करता है। इसके सारे के सारे सेक्शन बताते हैं किन चीजों पर इनकम टैक्स लगेगा, किस किस इनकम को इनकम माना जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में ये बात करता है। क्लियर है? अब जैसे ही कल बजट आया है तब से एक चर्चा बड़ी आम है कि इनकम टैक्स आ गया है, नया स्लैब आ गया है, पुराना स्लैब आ गया। हमारे कई मित्रों ने हमको बोला कि सर ये क्या हो गया है, नया डेफिनेशन क्या होगी, तो लगा इस बारे में एक बार डिटेल में बात करने। चलिए समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट है 1961 जो कहता है कि बोला भैया आपकी जितनी भी इनकम होगी उस पर हम किस तरीके से बात करेंगे, कितने प्रकार के टैक्सेस हो सकते हैं, किन किन चीजों को हम इनकम मानेंगे, किन चीजों को हम इनकम के अंदर छोड़ दिया करेंगे। क्लियर है? तो समझिए इसमें हमारे पास जो हमारे सीखने वाली बात है, इसमें हमारे पास मेनली 3 रिजीम है जिनको लेकर के हमको डील करना है। पहली रिजीम है ये पोर्शन जो हम इसके अंदर देख पा रहे हैं, ओल्ड टेस्ट बोलेंगे, कुछ लोग इसे ओल्ड कह रहे हैं, अब इसे ओल्ड टेस्ट कह देना चाहिए। ये क्या कहता था? ये कहता था कि अगर बोला भैया आपकी 0 से 2.5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बोल रहा है रिलैक्सेशन है। ठीक, फिर कहता था अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो 5% का टैक्स देना है। 5 से अगर आप 10 लाख पे आते हैं तो भैया 20% का आपको टैक्स देना है। क्लियर? और अगर आप कोई 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, अगर आपकी एनुअल इनकम, ये सारी इनकम मेरे दोस्तों एनुअल ही है, तो एनुअल इनकम अगर आपकी भैया 10 लाख से ऊपर है तो आपको अपनी इनकम का 30% टैक्स के तौर पर देना है। क्लियर? ये वो सिस्टम है जो बहुत लंबे टाइम से इंडिया में रन कर रहा था, लेकिन इसके बाद एक चेंज आया। इन द ईयर ऑफ 2021 मोदी गवर्नमेंट आई और मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब से हम टैक्स सिस्टम को चेंज करने वाले हैं और अब जो नया टैक्स सिस्टम रहेगा वो हमारे सामने ये रहने वाला है। ठीक, इसकी जगह हम इसको लेकर के आना चाह रहे हैं। ठीक, 0 से लेकर के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देने की जरूरत है जैसा पहले था, लेकिन यहाँ पे कह दिया 2.5 से 5 पे 5% जैसा सेम था। लेकिन उसके बाद बढ़िया और स्लैब बना दिए, 5 से 7.5 पे कर दिया गया 10%, 7.5 से 10 पे कर दिया गया 15%, 10 से 12.5 पे कर दिया गया 20% और 12.5 से 15 लाख पे कर दिया गया 25%। और इसके बाद बोला अगर कोई 15 लाख से ऊपर है, यहाँ पे हमने 10 लाख से ऊपर आदमी को अमीर माना था, यहाँ पे कहा 15 लाख, अगर आप 15 लाख से ऊपर अगर एनुअली कमा रहे हैं तब आपको क्या करना है, 30% देना है। कितना देना है? 30% देना है। क्लियर है? कुछ टाइम तक हमारा सिस्टम इस तरीके से काम करता रहा, इस तरीके से रन करता रहा, फिर सिचुएशन आगे बढ़ी और अभी जो हमारा लेटेस्ट बजट आया है 2023-24 का, इसमें इन्होंने चेंज कर दिया और कहा कि अब ये वाला सिस्टम भी नहीं है। क्लियर? अब हम ला रहे हैं बोला एक नया सिस्टम, अगर आप चाहें तो इसके अंदर डील कर सकते हैं। ठीक, ये नया सिस्टम क्या कहता है? नया सिस्टम जो इस बार के बजट में आया, देखो दोस्तों अब जो मार्च का महीना है, कुछ लोगों को इनकम टैक्स भरना है, कई लोगों के मन में ये सवाल है, मेरे पापा के मन में भी सवाल था, क्या इस बार से भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बजट अपने आप में बता रहा है 23-24 के लिए बजट आया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से होगा। जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 होगा वहां से लागू होगा। तो आप 24 में जो 23 का बजट आपका जो टैक्स पे करेंगे वहां पे आप इसको लागू कर सकते हैं, अभी इसको लागू नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ कर हम देखते हैं कि आगे के लिए रास्ता बता क्या है।
ये कह रहा है कि अगर अब कोई 0 से 3 लाख के बीच में कमा रहा है तो बोला भैया उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 से 6 के बीच में कमा रहा है तो 5% देने की जरूरत है। 6 से 9 के बीच में कमा रहा है तो 10 देने की जरूरत है। अगर 9 से लाख से लेकर के 12 लाख के बीच में कमा रहा है तो 15% टैक्स के रूप में देने की जरूरत है। और कोई 15% से 15 लाख से ऊपर कमा रहा है तो क्या है, बोला भैया 30% देने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर की बात समझिए दोस्त। अब इसमें और इसमें नहीं है। अब हम लोग को सामने क्वेश्चन आया कि ओल्ड को चुने न्यू को चुने, ये आपकी मर्जी छोड़ दी गई है। तो समझिए कुछ लोगों का मानना है कि हम इसको या इसको चुने, बिल्कुल नहीं। आपके सामने ओल्ड ये है, न्यू ये है, इसकी जगह पे इसको ला दिया गया है। बोला अगर आप ओल्ड सिस्टम चाहते हैं तो आपको इसमें रहना पड़ेगा या इसमें रहना पड़ेगा। अब इसकी कोई डील नहीं। तो सबसे पहले तो ये भूल जाएंगे, ये जो था मोदी गवर्नमेंट इसको लेकर के आएगी, मोदी गवर्नमेंट ने उसे खुद ही छोड़ दिया, कहा भैया इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो इस वाले को बोला भैया सिस्टम को हम लोग यहाँ से मिटा देंगे कि ये वाला कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे सामने जो सिस्टम है वो दो सिस्टम है, दो रिजीम, इन्हीं को हम लोग रिजीम कह रहे हैं। कुछ लोग, मेरे दोस्त का फोन आया था कि सर रिजीम क्या होता है, तो रिजीम कुछ नहीं है। एक ये रिजीम है जिसमें आपको इस वाले पैटर्न को फॉलो करना है, एक ये वाली रिजीम है जिसमें आपको इसको फॉलो करना है। लोगों के मन में एक सवाल है क्योंकि कह दिया गया है कि आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि आपने इसको फॉलो किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है समझिए। कुछ दिनों में अभी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संभवतः जो वित्त मंत्री के बोलने का सलीका था वो हमें ये बताता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसमें आपको एक पेज मिले जिसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप दोनों में से कौन से रिजीम के तहत टैक्स भरना चाहते हैं। वरना ये कह दिया गया है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मान लेंगे कि बाय डिफॉल्ट आप नए वाले को पसंद कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये ऐसा ही है कि बोला भैया अगर आपने कह दिया, आपकी मम्मी ने आपको कहा कि भैया खाना खाओगे और आपने जोर से ना नहीं कहा तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि हाँ आप खाना चाह रहे हो, आपके लिए खाना लेकर के आना है। सरकार कह दिया बोला भैया हम ये परोस देंगे आपको, ये वाला जो पोर्शन है। क्लियर? तो सबसे पहली बात, अगर आप ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं तो अप्लाई करना पड़ेगा, नई रिजीम में भैया आप बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आ ही जाओगे। अब सवाल ये आता है कि चलिए अगर मैं कोशिश करूं और इसमें रहना चाहूं या फिर इसमें रहना चाहूं तो कौन सा अच्छा, ये भी बता दीजिए। देखिए अब यहाँ पे काम करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इनकम टैक्स का सेक्शन जो है बोला भैया 80C 80D 80E हमारे बारे में बताता है कि आपको बोला भैया कहाँ का ऑप्शन मिलेगी। देखिए इनकम बोला भैया पूरी तरीके जो आपकी इनकम है ना सब पे हम टैक्स नहीं देते। कायदे से होता है क्या था, सपोज कीजिए अगर कोई 12 लाख रुपए की इनकम है उसकी तो उसको भैया 30% का टैक्स देना है। ठीक, इसका भी एक फॉर्मूला है कि बोला भैया 0 से 25 तक कुछ नहीं पड़ेगा, 2.5 से 5 में 5% पड़ेगा। इस तरीके से बोला भैया उसको 12 लाख तक का कोई टैक्स देना था। लेकिन उस आदमी ने कहा सर सही बात है, मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, 12 लाख रुपए की मेरी इनकम है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मैं इसमें से मैंने 3 लाख की तो एफडी कर दी, इसमें से 2 लाख का तो मेरा किराया चले गया। तो ये सेक्शन जो कहते हैं कि बोला भैया जिसको आपने डायरेक्ट यूज नहीं किया, जिसको आपने देश की सेवा के लिए बोला कहीं और यूज किया, तो ऐसे सिस्टम में बोला आपको कहीं एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो हमारा जो पुराना सिस्टम कहता है कि अगर आपके पास एग्जेम्पशन है, अगर आपने एफडी की हुई है, अगर आपने पीएफ में अलाउंस किया हुआ है, अगर आपने हाउसिंग रेंट अलाउंसेस किया हुआ है, तो इसमें आपको कुछ छूट मिल सकती है अगर आप इसमें रहना चाहते हैं। क्लियर है? और नया वाला सिस्टम क्या कहता है? नया वाला सिस्टम कहता है कि भैया भूल जाइए 80C को, 80D को, 80E को, कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आपको झंझट पसंद नहीं है तो डायरेक्ट इस वाले सिस्टम पे आइए। क्लियर है? और जितना आपका टैक्स भर जाए इसको भरिए। ये उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जो भैया क्या नहीं कर रहे हैं, पीएफ नहीं कर रहे हैं, जो एफडी नहीं बना रहे हैं, जो किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं, रेंट को पे नहीं कर रहे हैं, जिसको बता सके। तो इस वाले फॉर्मूले को उनके लिए बोला भैया सुटेबल माना गया है। क्लियर है? ये वाला सिस्टम उनके लिए है जो इसके तहत बोला भैया कुछ छूट चाहते हैं। ठीक, फिर ये सेक्शन क्या कहता है, क्योंकि एक हवा बहुत चली कि भैया पहले 5 लाख तक वालों के लिए छूट थी, फिर 7 लाख वालों के लिए छूट है। ये क्या है? इससे डील करते हैं सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है समझिए भैया वैसे तो बोला हमारा टैक्सेशन सिस्टम ये है, ठीक, लेकिन अगर कोई लोग 5 लाख रुपए अगर कोई कमा रहा है, अगर कोई 5 लाख रुपए अपना ईयरली कमा रहा है तो बोला हम उसको छूट देंगे। ये लिखा हुआ था 87A में। क्लियर? सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता था कि देखिए हमारा टैक्सेशन सिस्टम तो ये वाला है, लेकिन अगर कोई कमा रहा है बोला भैया 5 लाख से कम तो उसको हमारे यहाँ टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, उसको इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उन पे टैक्सेशन ये वाला लागू करेगा। ठीक, अब इन्होंने इसी को बढ़ा कर दिया है 7 लाख कर दिया, यानी कि सेक्शन 87A में जहां पे पहले लिखा हुआ था कि अगर आपकी इनकम 5 लाख है, इसी को बढ़ा करके 7 लाख कर दिया। यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपके साथ कुछ बिगड़ने वाला है। क्योंकि अगर आपके घर पे रेट पड़ी तो आप बोल सकते हो सर इनकम ये है, इस कारण बोला भैया हमने नहीं किया, क्योंकि आपके पास 87A का सहारा है। क्लियर है? ठीक, अगर आपको 87A का सहारा है तो 7 लाख का कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर 7 लाख से ऊपर हुई फिर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो एक एग्जांपल लेकर के हम अपनी आज की क्लास को खत्म करेंगे। समझिए इसके 87 का ए का जो सहारा है ये बता रहा है कि आपको 7 लाख तक की छूट है। कितने तक की छूट है? 7 लाख। तो अगर आपने 7 लाख तक की इनकम है भैया, एक है रामू की 7 लाख की इनकम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, रामू भैया चद्दरदान भी सो सकता है। दिक्कत कहां से है? अगर रामू की इनकम है 12 लाख, कितनी है? 12 लाख रुपए अगर रामू की इनकम है, अब 12 लाख के ऊपर भैया रामू को कितना टैक्स पड़ेगा? तो कुछ जो समझदार लोग हैं हमारे दोस्त वो कहेंगे सर रामू क्योंकि 9 से 12 पे 12 भी यहाँ पे आ रहा है तो 15% टैक्स देगा। कह सकते हैं, आप सही कहना चाह रहे हैं,
लेकिन जब आप इनकम टैक्स के लेने के सिस्टम को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम ऐसा नहीं है। 15 तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं देखूं 12 लाख की इनकम है तो 12 लाख का 15% कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से 1,80,000 का टैक्स देना चाहिए अगर वो 15% अपनी इनकम का भर रहा है, ठीक। लेकिन ये सिस्टम क्या कहता है, ऐसा नहीं बोला 0 से 3 का असम्पशन रामू को भी तो मिलेगा। अरे रामू की भी तो 3 लाख की इनकम, कैसी इनकम है, बोला भैया जिसपे सबको छूट है तो बोला रामू को भी मिलनी चाहिए, तो 3 लाख पे तो रामू को कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर आया 3 से 6 पे 5%, यानी कि 3 लाख रुपए, 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग 15,000 रुपए उसका यहाँ पे पड़ गया। फिर यहाँ पे बोला भैया 6 से 9 पे फिर 3 लाख का 10% देने की आवश्यकता है, तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। चलिए ये भी ठीक है। फिर हम आए बोला भैया नेक्स्ट 9 से 12 लाख, तो 9 से 12 पे फिर 3 लाख बचे हुए हमारे पास टोटल 12 में से, तो बोला भैया इसका देना है 15%, तो 3 लाख का 15% कितना हो जाएगा 45,000। तो ये कितना हो जाएगा 45 और 50 60 और 60 और 90, तो यहाँ पे इसको केवल 90,000 देने की आवश्यकता है, जबकि अगर हम केवल 15% वाला पोर्शन लेते तो उसको 1,80,000 देने की आवश्यकता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए परेशान नहीं होना है। अगर लगता है कुछ लंबा हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार रुकना है, पॉज करना है, वीडियो को पीछे जाना है, फिर से देखना है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात है कि 87 ये कहता है कि अगर आपका 7 लाख तक का इनकम है, एनुअल इनकम है, तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं, परेशानी नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर उससे आगे है तो आपको इस वाले सिस्टम के आगे तक जाना पड़ेगा। आपकी जितनी बची हुई इनकम है 0 से 3 कुछ नहीं, 3 से 6 पे 5%, जैसे हमने बताया था रामू भाई का, तो रामू भाई का कितना हो गया 3 से 6 पे 3 लाख का 5% 15,000, फिर 6 से 9 पे 10%, तो 3 लाख का 10% 30,000, और 9 से 12 का 15%, यानी कि कितना 45,000, और टोटल मिलाकर के 90,000। तो रामू भाई को मैक्सिमम देना है 90,000। बट अगर आप इस सिस्टम को चूज करेंगे तो सरकार कह रही है ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, अब आप असम्पशन नहीं कर सकते। और अगर आप पुराने वाले सिस्टम को चुनना चाहते हैं तो बोलो भैया आप इस तरीके से यहाँ पर अपने काटते हुए चलेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये सब सिचुएशन है, एफडी की हुई है, ईपीएफ की, तभी आपको फायदा करेगा, वरना आपको फायदा नहीं करेगा। तो जिसका पीएफ है, जिसकी एफडी है, जिसका एचआरए है, जाना है ओल्ड रेजिम पे, और जो ये सब चीजें नहीं करता है, फैक्चुअल काम चाहता है, साफ से काम चाहता है, कोई ज्यादा लाल लपेट नहीं चाहता है, नए सिस्टम पे फ्लॉप कर सकता है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।